हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसगीर में और मशरक़ वस्ती में अब 1 जुलाई 2026 और बुध के दिन का आगाज़ हो रहा है। सुबह का वक्त है। अब डेवलपमेंट्स जो है वो बहुत सी हैं। मेरे पिछले वीडियो और इसके दरमियान में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं। फॉर इंस्टेंस एक बहुत ही अहम जो मैं समझता हूँ डेवलपमेंट है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC के जो फाउंडर हैं और जो उसके मेन लीडर हैं जनाब शौकत नवाज मीर साहब, उनको पाकिस्तान की एजेंसीज ने एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन में, जिसमें आज़ाद कश्मीर की पुलिस भी है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस भी है, पैरामिलिट्रीज भी हैं, उन्हें दीर कोट में से रावला कोट के करीब से उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जिसका ऐलान जो है वो कन्फर्मेशन जो मीडिया से बात करते हुए BBC से आज़ाद कश्मीर के वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने भी किया और फिर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो लीडरशिप है उसने भी उसे कन्फर्म किया। तो ये डन डील है कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और जो कुछ इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हो रहा है इसका क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में पानी के हवाले से इंडस वाटर ट्रीटी और उसकी जो सस्पेंशन है, ये दोनों चीज़ों में कोई आपस में लिंक है, कोई इसमें रबत है, कोई कनेक्शन है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं इसे डिस्कस करूंगा। एट द सेम टाइम मोहतरमा अलीमा खान और उनकी बहनों को एक बार फिर, हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की अडयाला जेल के बाहर, एक बार फिर मंगल के दिन में ये भी ऑफर की कि चलें एक बहन ही की मुलाकात करवा दें। एक वो डेवलपमेंट। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला, जहां मोहतरमा अलीमा खान एक पिटीशन लेकर गई हुई हैं इमरान खान और बुशरा की कैद तन्हाई के हवाले से, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या बहस हुई है और कैसे फैसले को उन्होंने महफूज कर लिया है जस्टिस सोमरो ने, उसकी क्या अहमियत है। ईरान और अमेरिका के दरमियान में, जहां दोनों के डेलीगेशन कतर में दोहा में मौजूद हैं, उनके दरमियान में पूरा मंगल का दिन गुजर गया लेकिन द आइस डिडंट मेल्ट, कोई बर्फ नहीं पिघली। ईरान ने रिफ्यूज कर दिया अमेरिकन डेलीगेशन से मुलाकात करने में। इसकी क्या अहमियत है, वहां पे क्या प्रोग्रेस हो रही है और इस हवाले से क्या है। इसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। बहुत से लोगों ने सवाल पूछा पिछले वीलॉग में, आपने देखा बहुत बहुत अच्छा लोगों ने क्वेश्चन रेज किए कि डॉक्टर भाई क्या वजह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों में इस चैनल के जो व्यूज़ हैं वो बिल्कुल ही कम हो गए हैं। मतलब है कि पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे तो पता नहीं अभी 50-60 हज़ार पे वो 12 घंटे 14 घंटे के बाद है। तो क्या वजह है कि इसकी वीडियोज़ जो हैं वो 1 लाख पे भी इसके व्यूज़ जो हैं वो नहीं जा पा रहे। वो मैं आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करूंगा, साइंटिफिक एक्सप्लेन करूंगा, आप उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी है और रोज़ ही मुझे करनी चाहिए कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखें, क्योंकि इसको सिर्फ आप नहीं देख रहे, इसको हमारी जो साइबर एजेंसीज हैं पाकिस्तान की, उनके ह्यूमन और इनह्यूमन से मतलब है बॉट, उनके जो आर्टिफिशियल बॉट हैं वो भी इसको देख रहे होते हैं। और उनका इसमें मॉडल ये होता है कि वो आते हैं सैकड़ों की तादाद में और फिर वो ड्रॉप होते हैं 1-1, 2-2 मिनट के बाद, शुरू के 10-15 मिनट में, जिससे वो इसकी जो एल्गोरिदम है इसे डिस्टर्ब करते हैं, इसकी विजिबिलिटी, इसके इंप्रेशन को, इसकी रीच को वो डिस्टर्ब करते हैं। ये एक हथकंडा और मेथड है उनके दर्जनों हथकंडों में, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी और बहुत सी वजूहत क्या है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग साइंटिफिक जो फाइंडिंग्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने जहां से बात का आगाज़ करना चाहता हूं, उसका ताल्लुक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से है, जिन्हें गुज़िश्ता 24 घंटे में वैसे तो उनको बहुत से रिवर्सल्स हुए हैं, कुछ उनको कामयाबियां भी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनको रिवर्सल्स भी हुए हैं। एक रिवर्सल उनको ये हुआ है कि जो अमेरिका में बर्थ राइट सिटीजनशिप, जिसपे उनका एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था और उनका फैसला ये था कि जो लोग अमेरिका में सिटीजन नहीं हैं, रेजिडेंट नहीं हैं, कानूनी तौर पे नहीं है, ख़ास करके जो कानूनी तौर पे नहीं है या काम कर रहे हैं मुख्तलिफ हैं, उनके बच्चों को यहाँ पर सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए, जो अमेरिका का सिविल वॉर के बाद का कानून है। और अब अमेरिका दुनिया में मेरा ख्याल है शायद वाहिद ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर कोई इलीगल भी हो तो उसके बच्चे को एक सिटीजनशिप, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उसको सिटीजनशिप का राइट जो है मिल जाता है। इन एनी केस स्टूडेंट्स को मिल जाता है, जो लोग H1 पे हैं, J1 पे हैं, उनके तमाम बच्चों को जो है वो राइट मिलता है। लेकिन वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उनसे इत्तफाक नहीं किया, जिसकी वजह से अमेरिका के सदर जो हैं वो बड़े भ्रम। लेकिन दैट इज़ नॉट द पॉइंट। जो एक्चुअल चीज़ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बताइए ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बाकी तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, उसके बाद की जितनी भी चीज़ें हैं उनको भी एक्सप्लेन करती है। गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 बरस से पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, हम सब के साथ क्या हो रहा है, आप सब के साथ क्या हो रहा है, उसको भी एक्सप्लेन करती है। वो चीज़ मैं आपको कुछ अब आगे हेडलाइंस शेयर करता हूँ और वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैं आपके सामने जो मैंने हेडलाइन खोली है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है। क्योंकि है यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स की कोई मन्नत नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम्स अकेली नहीं है इस वक्त, अमेरिका की कोई भी पब्लिकेशन ऐसी नहीं है, वॉशिंगटन पोस्ट हो या दुनिया की कोई भी अखबार हो, जैसे खबर ऐसा एजेंसीज होती हैं जैसे कि रॉयटर है, AFP है, या इसराइल के अखबार हैं, हिंदुस्तान के अखबार हैं, हर जगह
आपको यही हेडलाइन मिलेगी, मुख्तलिफ उसके अल्फाज होंगे। मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन यहाँ पर इसलिए सेलेक्ट की है कि इसने सीधा सीधा $2 बिलियन का फिगर जो है वो अपनी हेडलाइन में डाल दिया है। बाकी अगर आप इसको रॉयटर पे चेक करेंगे तो वो कह रहे हैं कि 1400 मिलियन यानी 1.4 बिलियन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रिटर्न्स में शो किए हैं कि उनको इस साल में अमेरिका के सदर, ये अमेरिका की तारीख में 200 बरस प्लस में ये पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो व्हाइट हाउस में बैठे हुए वो और उनका खानदान लूक्रेटिव बिजनेसेस रन कर रहे हैं। और व्हाइट हाउस में आने से पहले ये पहला साल है भी जिसमें उन्होंने $2 बिलियन की कमाई उन्होंने उनकी खानदान ने कर ली है, जिसमें से इसका बड़ा मेजर चंक जो है वो क्रिप्टो करेंसी से आ रहा है। अच्छा, अब इससे पहले जितने भी अमेरिकी सदर गुजरे, खास करके जब वाटरगेट स्कैंडल हुआ तो वो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बहुत सेंसिटिव थे। हालांकि जो कानून बनाए गए हैं अमेरिका के, वो मैंने आज पढ़ा है, मुझे पता चला है कि उसमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, लैक्सिटी है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए। उनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो कदगने हैं या उसकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो उस तरह से नहीं लगती हैं जिस तरह से और अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर या एग्जेक्टिव में जो लोग काम करते हैं उन पर लगती हैं। लेकिन वाटरगेट स्कैंडल के बाद हर अमेरिकन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ने बड़ी एहतियात की कि कोई भी उसका एक्शन ऐसा ना हो रुपए पैसे के मामले में, कारोबार के मामले में, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल उठे। और प्रेसिडेंट्स, उनके बेटे, उनके जानने वाले मुख्तलिफ, जैसे प्रेसिडेंट बाइडन के साहिबजादे ने कोई कंसल्टिंग का काम कर लिया, किसी और ने कोई बिजनेस रन कर लिया, वो छोटे मोटे काम करते रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ इस वक्त हमारे सामने आई है, ये बॉम्ब शेल का भी बॉम्ब शेल है। दिस इज, आप कह रहे हैं कि दिस इज द मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है जो अमेरिका में एक्सप्लोड हुआ है, और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंस है प्यारे पाकिस्तान की। इसलिए मैं ये खबर आपको दिखा रहा हूँ, वरना मैं इसको इग्नोर करता था। हम थोड़ा सा देख लें। Trump pulled in at least $2 billion after returning to the White House. The release of mandatory financial disclosure for 2025 shows that the Trump family's holding, particularly the president's crypto businesses, was stunningly lucrative. ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट के सारे पैसे बहुत बने हैं, किसी प्रेसिडेंट ने इतने पैसे नहीं बनाए। खास करके प्रेसिडेंट के जो क्रिप्टो बिजनेसेस हैं वहां पर उनकी खानदान ने, उन्होंने, उनके बेटों ने बहुत ज्यादा पैसे जो हैं वो बनाए। इसमें से जो 2.2 बिलियन टोटल एस्टिमेट किए हैं न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस रिटर्न में से, उसमें से 1.4 बिलियन यानी $1400 मिलियन जो है वो फैमिली को क्रिप्टो बिजनेसेस से मिला है। अब आगे आ जाए, अभी अभी असल चीज़ नहीं आई आपके लिए। अ, अ, और इसका कंपेयर ये है कि प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में आने से पहले उनकी टोटल जो इनकम थी वो 622 मिलियन थी एंटरप्राइजेस की, जो 2024 में थी। लेकिन 2025 में ये इनकम बढ़ के 2.2 बिलियन हो गई। लेकिन इसके अंदर पता नहीं मैंने हाईलाइट किया है कि नहीं, मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ। वो रॉयटर में ऊपर ऊपर लिखा हुआ था पहले पैराग्राफ्स में। $800 मिलियन जो हैं प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बेटों को मिले हैं लिबर्टी वर्ल्ड फाइनेंशियल से। कहाँ से? लिबर्टी वर्ल्ड फाइनेंशियल से, जो प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बेटों ने फाउंड किया है, जिसके सीईओ जो हैं वो जैक विटकॉफ हैं, जो कि स्टीव विटकॉफ जो इस वक्त दोहा में हैं उनके साहिबजादे हैं। $800 मिलियन जो हैं वो लिबर्टी वर्ल्ड फाइनेंशियल से प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बेटों को मिले हैं। इसको ज़रा एब्जॉर्ब करें और इसको समझें, बिकॉज हम ये सारी डिस्कशन जो यूट्यूब के ऊपर करते हैं वो महज एवी हो गया, एवी हो गया, एवी हो गया, एवी हो गया, ये भी करने के लिए नहीं करते। हमारा हमारा मकसद यह है कि हम चीज़ों को समझ सकें। बिकॉज उसके बावजूद मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग लिखते हैं कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। मैं देखिए, मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। अब कहते हैं ना कि आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, घोड़े को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते कि वो पानी पिए। यहाँ पे इसकी डॉट कनेक्टिंग करें। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का जो स्पेशल रिलेशनशिप आपके सामने आया है अप्रैल 2025 से, अब बहुत जल्दी आने लग गया था, लेकिन अप्रैल 2025 पर मई 2025 जो आपने देखा कि जिस रिलेशनशिप ने बार बार आपके सामने रिकोशिट किया है, बार बार उसके सामने आया है, वो जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल का और स्टीव विटकॉफ का रिलेशनशिप है। वो असल में उस रिलेशनशिप पे स्टीव विटकॉफ के साहिबजादे जो हेड करते हैं वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल को, वो जैक विटकॉफ है। यहाँ पे वो स्पेशल रिलेशनशिप आपको नजर आता है, जिसकी वजह से अमेरिका की पॉलिटिक्स का तमाम अंदाज जो था वो पाकिस्तान को देखने का बदल गया। और अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जो बहुत एफर्ट की थी उससे 1.5-2 बरस पहले, जिसके नतीजे में बहुत से कांग्रेसमैन, बहुत से सेनेटर, बहुत सी कमेटीज़ पाकिस्तान के हवाले से सवाल उठा रही थी, कुछ मीडिया में इशूज़ उठ रहे थे, कुछ लोग खुद बहुत कुछ करना चाह रहे थे, वो सब चीज़ें जो है वो अचानक आपने देखा कि ठंडी पड़ गई। बिकॉज लोगों ने ये देखना शुरू कर दिया कि वाइट हाउस के अंदर से जनरल आसिम मुनीर की, फील्ड मार्शल की, पाकिस्तान की कितनी ज़्यादा तारीफ जो है बार बार की जा रही है। और प्रेसिडेंट का चूंकि इतना रोब है, इतना प्रेशर है, तो फिर वो तारीफ मार्को रूबियो भी करते हैं, वही तारीफ जो है वो आपको जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट भी करते नजर आते हैं। अभी मैंने आपके सामने एक पूरी पिक्चर रखी, अब हम एक एक करके और डेवलपमेंट्स की तरफ चले जाते हैं। देखिए, ये एक हेडलाइन है पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की, 9 घंटे ये पुरानी है, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे आज़ाद कश्मीर की पुलिस ने
जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की लीडर शौकत नवाज मीर को जब वो एक सिटन में जाना चाहते थे स्पीकिंग, उनको पकड़ लिया है। ये वो चीज़ है जिसे डिप्टी कमिश्नर ने बीबीसी को बताया, उसके बाद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इसे कंफर्म भी किया है। और अब ये डन डील है कि वो गिरफ्तार हो गए हैं और वो पहुंचना चाहते थे। और इसमें ये कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था जिसमें पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी, पैरामिलिट्रीज, वो पुलिस वगैरह जो है वो सब शामिल थे। अब इस स्टेज के आगे देखना ये होगा। देखें, ये कोई बीएलए के लीडर तो थे नहीं जिनका अपना कोई मिलिटेंट गैंग होता। वो कहीं जिस तरह से वहाँ पर वो डॉक्टर, पता नहीं क्या नाम है उसका, जो बीएलए का लीडर है, ये बलूचिस्तान का साइज़ भी आपको पता है कि उनका रकबा ही जो है वो पाकिस्तान का 43% जो टेरिटरी है वो बलूचिस्तान की है, जिसका बहुत बड़ा एरिया टोटली अब लॉलेस है। आज़ाद कश्मीर बेचारा टोटल 5,000 स्क्वायर मील का इसका टोटल रकबा है। तो जाहिर है कि ये बहुत देर छुप नहीं सकते थे और ये कोई ऐसी अजीब अनहोनी चीज़ नहीं हुई जो हुई है। बहरहाल अब ये इसके आगे ये क्या करेंगे? क्या ये इनसे कोई नेगोशिएशन करेंगे, नरमी बरतेंगे, या इनको फ्रेम कर देंगे, इनको सजाएं दे देंगे लंबी लंबी, या इनको फ्रेम कर देंगे कि इनको हिंदुस्तान की सपोर्ट हासिल थी, ये अफवाज पाकिस्तान रियासत के अदारों के खिलाफ काम कर रहे थे। ये शौकत नवाज मीर की कोई ऐसी स्टेटमेंट आएगी कि मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ कि मैंने पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ काम किया, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में चला जाऊँगा, अपने मुतालबों से पीछे हट जाएंगे। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे हमें आने वाले दिनों में इसके हमें जवाब चाहिए होंगे। इसको हमें बड़े गौर से देखना हो। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, हालांकि इसका जिक्र हम पिछले व्लॉग में कर चुके हैं। ये हेडलाइन तो है एनडीटीवी वर्ल्ड की, जो हिंदुस्तानी पब्लिकेशन है ऑनलाइन। जनरल्स एनवॉयस लंका होटल ट्रैक टू मीट दैट इंडिया सेज होल्ड नो वैल्यू। ये बेसिकली कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने कहा कि ये लंका होटल के अंदर श्रीलंका के अंदर जो ट्रैक टू हो रही है, जिसमें हिंदुस्तान के रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल्स, डिप्लोमेट्स जो हैं वो पाकिस्तान की एक टीम से मिल रहे हैं, इसकी कोई हमारे लिए अहमियत नहीं है। फिर इसके अंदर ये डिटेल्स हैं कि ये बुनियादी तौर पर ये जो सारी की सारी ट्रैक टू है, ये इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है कि कोलंबो के अंदर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है बरतानिया में, जिसे लंदन में एरेंडल हाउस भी कहते हैं, ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस, ब्रिटेन का सबसे प्रेस्टिजियस लेकिन दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो थिंक टैंक है। अब ये थिंक टैंक तो ये है नहीं, बेसिकली इवेंट ऑर्गेनाइजिंग किस्म का एक प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर में अपनी इवेंट करता है, कभी मनामा में कहाँ पे। उसके इवेंट के साथ हिंदुस्तान पाकिस्तान के ट्रैक टू को जोड़ा गया है और 2 दिन पाकिस्तानी साइड और हिंदुस्तानी साइड जो है वो एक दूसरे से मिलती रही है, जिसमें तमाम इश्यूज के ऊपर बात की गई है, जिसमें इंक्लूडिंग वाटर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड ऑल दैट। अब यहाँ पे रुके, मैं कुछ चीज़ें आपके साथ थोड़ी सी शेयर करता हूँ जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं। इसमें ये देखें कि द इंडिया पाकिस्तान इंटरेक्शन टुक प्लेस ओवर नियरली 2 days in separate sessions at a hotel in Colombo, which is Lanka. India was represented by the former Army Chief General M.M. Naravne, India Foundation President and former BJP National Secretary, General Secretary, not the acting General Secretary, but the former, पहले राम माधव जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे, एंड फॉर्मर डिप्लोमेट रुचि पता नहीं घनाश्याम। अच्छा, पाकिस्तान अब फर्क देखें क्या है। पाकिस्तान डेलीगेशन इंक्लूडेड फॉरेन मिनिस्ट्री डायरेक्टर जनरल साउथ एशिया एंड सार्क, यानी एक्टिंग जो टॉप के फॉरेन मिनिस्ट्री के पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल हैं जनाब सज्जाद हैदर खान, वो खुद इस ट्रैक टू डिप्लोमेसी का हिस्सा है। आपको याद होगा कि मैंने इसमें एक खासे सैटिरिकल कमेंट्स किए थे, तो बहुत से लोगों को तकलीफ भी पहुंची कि यार शायद मैं पता नहीं हिंदुस्तान ने मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए हैं तो मैं इस तरह के कमेंट कर रहा हूँ। मैंने आपको ये बताया था, यह कॉन्फर्मेशन में आप देख रहे हैं। मैंने हालांकि मुझे नहीं अंदाजा था कि ये अपने एक्टिंग लोगों को लेके जा रहे हैं। मैंने सिर्फ ये बताया था कि मुझसे एक ऐसे इंडियन एक्स डिप्लोमेट मिले वाशिंगटन में एक डिनर में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो डेलीगेट्स आ रहे हैं ट्रैक टू में, वो दर हकीकत गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और वो आके बताते भी हैं कि हम जो पोजीशन लेकर आए हैं ये GHQ की गवर्नमेंट की पोजीशन है, विच इज़ मेकिंग ट्रैक टू वेरी डिफिकल्ट। ठीक, बट एनीवे, सज्जाद हैदर खान साहब वहाँ पे थे और फॉर्मर एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स शेरी रहमान एंड रिटायर्ड मेजर जनरल असफंदयार वली खान पटौदी। अब ये देखें कि शेरी रहमान भी जो हैं वो भी प्रेजेंट सेटअप में बहुत इन्फ्लुएंशियल है पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये सारे इश्यूज इनके यहाँ पे डिस्कस हुए। इस वक्त जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जब आप आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को देखते हैं, जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हुआ है गुज़श्ता चंद हफ्तों में, इसके साथ एक तो ये डेवलपमेंट जो मैंने आपके सामने रखी है लंका होटल में ट्रैक टू। फिर आप देखें कि अगर आप ट्विटर पर जाएंगे तो आपको बहुत से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ट्विटर हैंडल मिलेंगे, अननोन किस्म के लोग हैं, जिसमें आपको मिलेगा कि एक चाइनीज़ प्रोफेसर या चाइनीज़ एक्सपर्ट जो है उससे सवाल पूछा गया कि ये हिंदुस्तान जो कुछ कर रहा है इंडस वाटर में, इस पर चीन का क्या पर्सपेक्टिव है, और चीनी कह रहे हैं कि जी तो बड़ा गलत कर रहे हैं। फिर उसको एडिट कर देते हैं, उसमें कहते हैं, चीनी कहते हैं कि हम भी हिंदुस्तान का पानी जो है वो बंद कर देंगे। फिर आपने देखा कि गुज़श्ता 24 आप कह लें कि 48 घंटों में इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें
डॉक्टर मुसद्दिक मलिक भी बोल रहे थे, उसमें इसाक डार साहब ने भी बोला है। मुसद्दिक मलिक टेलीविजन प्रोग्राम में भी गए, वहाँ पे भी उन्होंने बड़ा कहा कि हिंदुस्तान जो है, हम उसका ये कर सकते हैं, जो आंख या हाथ हमारे पानी की तरफ बढ़ेगा उसे हम काट देंगे। पाकिस्तान की साइड से अब आपको चीज़ जो नज़र आ रही है बड़ी क्लियरली इस वक्त, वो ये है कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री है, जीएचक्यू है, उनकी जो परेशानी है इंडस वाटर ट्रीटी के पानी सस्पेंड होने में, वो बड़ी खुल के अब आपके सामने आ रही है। वो कह नहीं रहे इस तरह से, लेकिन बड़ी खुल के आपके सामने आ रही है, कह भी रहे हैं। और वो एक स्टेज सेट कर रहे हैं, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया है। वो बार बार यूरोप की मुख्तलिफ कोर्ट्स में जाते हैं और वो हिंदुस्तान को भी अंडर प्रेशर लाना चाहते हैं। तो अब पाकिस्तान के शोर मचाने से तो हिंदुस्तान अंडर प्रेशर नहीं आएगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को कोई नेगोशिएशन करवा के देगा, मेरा ख्याल है या तो अमेरिका करवा सकता है, मुझे लग रहा है कि चीन की तरफ देख रहे हैं। जब हिंदुस्तान से नेगोशिएशन होगी तो हिंदुस्तान की तरफ से कुछ डिमांड्स होंगी। जो उनकी स्टेटेड डिमांड है वो ये है कि हमारे खिलाफ जो दहशतगर्दी होती है ही नहीं होती, मैं उसमें नहीं जा रहा। वो ये कहते हैं, उनकी स्टेटेड डिमांड ये है कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है इंडिया के खिलाफ, वो बंद करे। आई एम सॉरी फॉर दिस, कि पता नहीं क्या हो गया, कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान बंद करे। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान को कुछ ना कुछ गारंटीज ऐसी चाहिए होंगी। हमें ये नहीं पता कि हिंदुस्तानी जवाब से क्या कह रहे हैं, लेकिन आप ये अस्यूम कर सकते हैं कि इरेगुलर रास्तों से और प्राइवेट कनेक्शन के जरिए इंडिया और पाकिस्तान बात कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से। और इंडिया के पाकिस्तान की तरफ से भी प्रपोजल्स जा रहे हैं और हिंदुस्तान की तरफ से भी प्रपोजल्स जा रहे हैं कि हमने क्या करना है पानी के हवाले से, ठीक। और कोई थर्ड कंट्री इसमें अल्टीमेटली मेडिएट करवाएगा। अब कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज बहुत बड़ा करना पड़ेगा कश्मीर के हवाले से और आज़ाद कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को। कॉम्प्रोमाइज करने में प्रॉब्लम यह है कि उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट होगी। पाकिस्तान में मतलब सवाल उठेंगे, खप पड़ेगी, बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, बहुत सी मुश्किल पॉलिटिकल चीज़ होंगे। इसलिए एक नैरेटिव शेप किया जाएगा उसकी एक्सेप्टेबिलिटी के लिए। आपने इस पर बड़ी गहरी नज़र रखनी है। मुझे बहुत ज़्यादा शक है कि जो कुछ गुज़श्ता चंद हफ्तों में आज़ाद कश्मीर में हुआ है और जो कुछ हिंदुस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी में सिग्नलिंग हो रही है, इन दोनों चीज़ों का आपस में एक रिलेशनशिप है। वो क्या रिलेशनशिप है हम ठीक तरह से नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले चंद दिनों में नहीं हमें पता चलेगा, ये हफ्तों और महीनों में हमें पता चलेगा जब ये सिचुएशन हमारे सामने ट्रांसफॉर्म होगी, तो फिर हम उसको बेहतर समझ सकेंगे। अब हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि ये मैं दुनिया का हर पब्लिकेशन देख चुका हूँ, ये लिटरली मैंने सिर्फ एक बुलेट पॉइंट के तौर पे अपने सामने रखी है, बिकॉज ये लेटेस्ट स्टोरी है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं, ये रॉयटर्स की स्टोरी है जिसके ऊपर लिखा है अपडेटेड 1 आवर अगो। इसी किस्म की चीज़ें बीबीसी के पास भी हैं, अल जजीरा के पास भी हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के पास भी हैं। किस्सा मुख्तसर ये है कि ईरान सेज इट वोंट मीट विद यूएस एनवॉयज क्लाउडिंग प्रोस्पेक्ट फॉर पीस डील। ईरान का डेलीगेशन दोहा में मौजूद है, अमेरिका का डेलीगेशन भी दोहा में मौजूद है, जिसमें जैक विटकॉफ के वालिद साहब स्टीव विटकॉफ भी हैं और जेरेड कुशनर भी हैं। लेकिन ईरानियों ने रिफ्यूज़ कर दिया। अमेरिकन ने बहुत जोर लगाया है कतरीज के थ्रू कि हमारे से मिले, मुलाकात करें, वरना साथ ही धमकी ये लगाई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक स्टोरी लीक की गई है, अननेम्ड ऑफिशियल ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने सेक्रेटरी डिफेंस पीट हेगसेथ के साथ और जो डैन केन है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, उनके साथ बड़ी डिटेल डिस्कशंस की हैं कि ईरान चूंकि बात नहीं मान रहा तो हमें फिर उस पर मैसेज स्ट्राइक्स करनी चाहिए। तो ये भी लीक की गई है पिछले 24 घंटों में। लेकिन ये कि प्रेसिडेंट तो चाहते हैं कि हल जो है इसका निकल आए। तो हकीकत क्या है कि बार बार प्रेसिडेंट ही एमओयू की जो स्पिरिट है पीस की, उसको अगर कोई वायोलेट कर रहा है तो वो अमेरिकन साइड से की जा रही है। लेकिन ईरानियों ने मिलने से इनकार कर दिया है। वो कहते हैं कि पहले तो हमें एक सिंसेरिटी चाहिए कि एमओयू जो है वो इंप्लीमेंट होता है। तो ट्यूसडे खत्म हो गया दिन, मशरक़ वस्ता में मुलाकात नहीं हो सकी। अब एक्सपेक्टेड है कि वेडनेसडे को जो कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं अल्थानी साहब जो हैं, वो इसे कहते हैं मुलाकात करेंगे अमेरिकन साइड से, वो मुलाकात करेंगे ईरानी साइड से। एट द सेम टाइम जो कतरी माजिद अल अंसारी हैं, उनके स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा है कि जो $6 बिलियन हमने रिलीज करने थे, $12 बिलियन रोके हुए हैं कतर ने अमेरिका के सैंक्शंस के नतीजे में। लेकिन एमओयू के नतीजे में मिस्टर $6 बिलियन रिलीज करने थे, उसका हम कोई फैसला नहीं कर सके, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि अमेरिका और ईरान में चूंकि टेंशन है, उसका भी अभी फैसला होना है। एक और जगह मैंने देखा था कि कतर ने कहा कि हम $3 बिलियन जो हैं वो रिलीज कर देते हैं, लेकिन उसकी कोई कॉन्फर्मेशन जो है वो नहीं है। तो अब जो वेडनेसडे का दिन शुरू हो रहा है, इस दिन में जो है एक्सपेक्टेड है कि इनडायरेक्ट किस्म की इनकी बातचीत होगी। मीनवाइल ट्रैफिक, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है अभी तक कि ट्रैफिक अब ओमान की साइड से नहीं गुजर रही, वो सारी की सारी जो थोड़ी सी रेस्टोर हुई है मंडे, वो सब की सब जो है वो ईरान की साइड से गुजर रही है। और सुपर टैंकर्स और बहुत से जहाज़ जो हैं वो ईरान ही की साइड से, जो नॉर्दर्न कॉरिडोर है, उससे एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्रॉस करके जा रहे हैं। उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जो कि ईरान का मकसद है। और ईरान की मसलसल स्टेटमेंट से आ रही हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अपनी सॉवरेंटी जो है उससे हम किसी भी तरह, जो हमारा राइट है, इससे हम पीछे जो है वो नहीं हटेंगे।
एक इसी से रिलेटेड डेवलपमेंट ये है कि ओमान ने और इसको अमेरिकन ने कंफर्म किया है कि ओमान ने एक रिटन प्रपोजल अमेरिकन को दिया है, क्योंकि ईरान अब दोबारा ओमान के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि ओमान हमारे साथ आए और हम इसको स्प्लिट करेंगे जो रेवेन्यू फी होगा। और ओमान ने एक रिटन प्रपोजल रखा है अमेरिकन की साइड पे कि हम किस तरह से इसकी एक मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं फैसिलिटेशन का। एक और इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है IMO, उसके एक हिस्पैनिक स्पेनिश है, कोई मुझे नाम उनका मेरे जहन से निकल गया है, ये अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है। उन्होंने कहा है कि हमें कोई फ़ी तो बिल्कुल इंटरनेशनली अलाउड नहीं है, इलीगल होगी अंडर द कन्वेंशन ऑफ द लॉज ऑफ द सी। लेकिन लेकिन एक वॉलंटरी पेमेंट्स हो सकती हैं एक मुख्तलिफ कंट्रीज़ की तरफ से, और उसमें उन्होंने बात ये की है कि इसी किस्म का एक वॉलंटरी पेमेंट्स या डोनेशंस का प्रोसेस जो है वो मलाका में भी एग्जिस्ट करता है बिटवीन सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। और वो तीनों मुल्क जो हैं उनको बाकी सारे जो कंट्रीज़ उसको जो स्टेट्स उसको यूज़ करती हैं स्टेट ऑफ मलाका को, जिसमें चीन भी है, वो कंट्रीब्यूशन करते हैं टू दैट अथॉरिटी जो कि मलाका को रन करती है। ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है। इससे पहले मैंने ना देखी थी ना सुनी थी, लेकिन अब मैंने पढ़ी है। और इसका मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप ईरान के स्टैंड लेने से कुछ ना कुछ चीज़ें एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं। ओमान ने जो प्रपोजल रखा है अमेरिका के सामने, अमेरिका ने कहा हमें इसे एग्जामिन करेंगे, हमारे इसमें कुछ कंसर्न्स हैं, हम ओमानियन से इसकी क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। बॉटम लाइन ये है कि ईरानी बज़द हैं। मैंने आपको कई दफ़ा वीलॉग्स में बताया कि इशू न्यूक्लियर नहीं है, वो न्यूक्लियर इशू पे अल्टीमेटली करेंगे कॉम्प्रोमाइज़। वो बेसिकली तौर पर अपनी फाइनेंशियल साइड को और अपने पैसे को, अपने रेवेन्यू को सिक्योर करना चाहते हैं। इस खौफनाक जंग के बाद अगर ईरान को उसके रेवेन्यू, ऑयल और सब चीज़ें सिक्योर नहीं मिलेंगी, उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वहाँ पे नहीं होगा, तो ईरान की हुकूमत के जो इंटरनल मसाइल हैं वो बड़े खौफनाक होंगे। मतलब इसको समझें कि पाकिस्तान की जो हुकूमत इंतहाई अनपॉपुलर सर्वाइव कर रही है, इस तरह इसलिए सर्वाइव कर रही है कि इसको वेस्ट पाल रहा है। IMF के मसलसल इसको पैसे मिल रहे हैं, इनको वर्ल्ड बैंक के पैसे मिल रहे हैं, इनको एशियन डेवलपमेंट बैंक के पैसे मिल रहे हैं, इनको UK एड के पैसे मिल रहे हैं, इनको एक ऐसा GSP+ का मैकेनिज्म दिया हुआ है एक्सपोर्ट्स के लिए जो अदरवाइज ये डिजर्व नहीं करते, और इनको हर तरह से जो है वो मदद मिल रही है। तो ईरान को इस किस्म की कोई मदद नहीं मिल रही, और उसको अपनी भूखी पॉपुलेशन को, अपनी जो तरसी हुई पॉपुलेशन है, क्योंकि अच्छा अब ईरान के जो बाकर कलेबाफ हैं उन्होंने स्टेट टेलीविजन पर यह कहा है कि गुज़श्ता 30, 40, 50 दिनों में अमेरिकन नेवल ब्लॉकेट के नतीजे में और उससे पहले भी ईरान एक बैरल ऑफ ऑयल भी एक्सपोर्ट नहीं कर सका। लेकिन अब गुज़श्ता चंद दिनों में जब ये MOU साइन हुआ है, उसके बाद ईरान ने 40 मिलियन बैरल्स जो हैं वो उन्होंने एक्सपोर्ट किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ईरान की सारी डिपेंडेंस जो है वो कहाँ फंसी हुई है। अच्छा, अब मैं आता हूँ उस चीज़ की तरफ जिसका मुझसे लोग बहुत सवाल पूछते हैं, मुझसे बहुत से लोगों ने सवाल पूछा, मुझे उनका नाम, एक साहब ने तो बहुत ही ज़बरदस्त सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि आपकी ये सारा एनालिसिस ठीक था, और मैं देख रहा हूँ कि आपके चैनल के गुज़श्ता चंद दिनों से व्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल ही इट डजंट एक्सप्लेन कि ये देखें 8,54,000 सब्सक्राइबर हैं, और इसका ये आप व्यूज़ देखें कि ये इसके यहाँ पे एक दिन पहले, 2 दिन पहले, बेसिकली एक दिन जो लिखा हुआ था ये 2 दिन होता है। 84,000 व्यूज़ हैं, फिर 85,000 व्यूज़ हैं, फिर अभी 59,000 व्यूज़ हैं, ठीक। और उन्होंने आखिर में ये लिखा जो भी बहुत मासूमियत से, उनकी अपनी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, ज़ाहिर है जो उन्होंने कॉमन सेंस इसको अंडरस्टैंड किया। उन्होंने कहा कि आप अपने थंबनेल्स जो हैं उसको इंप्रूव करें, आप अपने टाइटल्स को इंप्रूव करें, ये करें वो करें। अच्छा, नन ऑफ दैट इज़ रेलिवेंट इन दैट केस, कि कॉमन आदमी अपनी सिंसेरिटी में और अपनी सच्चाई में यही सोचता है, एक आम आदमी की यही सोच है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान की एजेंसी जो साइबर एजेंसीज जो हैं वो इस चैनल को और बहुत 5-6 और चैनल्स हैं उनको रोकने के लिए, वो तो 2023 से उन्होंने एक प्लान बनाया था जिसमें वो URL बंद कर देते हैं, साउंड ख़राब कर देते हैं, वीडियो बहुत बड़े हिस्सों में 20-30% जो एरियाज होते हैं उसमें अवेलेबल नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता वीडियो जो है वो गुम होती चली जाती है। लेकिन इस वक्त इस चैनल के साथ जो हो रहा है, जो साबिर शाकिर के साथ हो रहा है, जो वजाहत सईद के साथ हो रहा है, जो हैदर मेहदी के साथ हो रहा है, जो आदिल राजा के साथ हो रहा है, जो बैरिस्टर शहजाद अकबर के साथ हो रहा है, ये पाकिस्तान की एजेंसीज खुद से नहीं कर सकते। ये सब कुछ शुरू हुआ है अराउंड 8th and 9th of January 2026, जब 2 जनवरी को डिजिटल टेररिज्म का इन्होंने डिसीजन हमारे खिलाफ किया, एंड उसके बाद इन्होंने उस डिसीजन को अपने लॉबिस्ट के जरिए इन्होंने गूगल के ऊपर प्रेशर डाला, यूट्यूब पे, और फौरी तौर पे आप ये कह रहे हैं कि 8 या 10 जनवरी के बाद से इन तमाम चैनल्स के जिनके मैंने नाम लिए हैं, इनके जो इंप्रेशंस हैं उनमें तकरीबन 33% कमी हो गई। यानी अगर पहले एक वीडियो 1 मिलियन इंप्रेशन जनरेट करती थी 12-14 घंटों में, तो अब वो सिर्फ 6-6.5 लाख इंप्रेशन जनरेट करती है, या 7 लाख के इंप्रेशन जो है वो जनरेट करती है। और इंप्रेशंस ही विजिबिलिटी होते हैं।
विजिबिलिटी के ऊपर मैं पूरा एक वीलॉग करूंगा कि विजिबिलिटी की मौजूदा असर हाज़र की पॉलिटिक्स में इसकी क्या अहमियत है। बहरहाल इनकी विजिबिलिटी चैनल्स की रिड्यूस कर दी गई है। ये एक ऐसा टॉक्सिक, इसे कहते हैं पॉइजन पिल, एक लीगल टर्म होती है। यानी अगर एक दिन चैनल के 1 लाख व्यूज़ होंगे तो अगले दिन वो मैक्सिमम 95 पे जाएगा, उसके अगले दिन 90 पे जाएगा, फिर 85 पे जाएगा, फिर 80 पे आएगा, और यूँ आहिस्ता आहिस्ता वो चैनल जो है वो मर जाएगा। अब थोड़ा सा आप इस पर रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पैटर्न आपको नजर आएगा। ये पैटर्न टूटता कब है? जब अचानक कोई अपहीवल हो जाता है, जैसे यूएस ईरान जंग हो जाती है, अपहीवल हो जाता है और सडनली सोशल मीडिया के यूजर्स की तादाद बहुत बढ़ जाती है। ये कश्मीर में कोई ट्रबल हो जाता है, अनयूजुअल चीज़ हो जाती है, 3-4 दिन के लिए बहुत ज़्यादा सडन एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। तो जहां नॉर्मल चैनल जो है वो 200-300% ग्रो करता है, जो 250 पे होता है वो 500,000 600,000 पे चला जाता है, वहां मेरी तरह का चैनल जो है वो भी 80,000 से बढ़ के कहीं 1.5 लाख, 1.25 लाख के ऊपर चला जाता है। और ये जो बहुत सी जगहों पे आपको लाख नजर आते हैं, इसलिए कि मैं 24 घंटे में दूसरी वीडियो करता ही नहीं हूं। तो बाकी तमाम लोग जो हैं वो 24 घंटे में 2-2 वीडियोस करते हैं। जब 3 लाख 4 लाख व्यूज होते हैं तो वो मिलियन मिलियन व्यूज उनके हो रहे होते हैं। ये कंट्रोल है, बड़ा स्मार्ट कंट्रोल है, इसमें कोई शक नहीं। अब इसको फाइट बैक हम कैसे कर सकते हैं? एक चीज आप कर सकते हैं, दो चीजें कर सकते हैं। एक तो रोज वीडियो को सर्च करें आप, चाहे वीडियो है या नहीं है, जब सर्च करेंगे तो एल्गोरिदम्स इंप्रूव करते हैं। दूसरा ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आखिर तक देखें, फास्ट फॉरवर्ड करके देखें, आखिर तक देखें, 1.5 से देखें, 2 से देखें, लेकिन उससे भी एल्गोरिदम जो है वो इंप्रूव करते हैं, जिसको एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है वो इंप्रूव करती है। बाकी मैं इस हवाले से एक बड़ी डिटेल किस्म की वीडियो करूंगा अपने पैट्रेन के पेज के ऊपर। ये मैं आपको पैट्रेन पेज दोबारा दिखाता हूँ। इसको अब 40 पोस्ट हैं, इसको मेरे 3,500-4 हज़ार लोग ज्वाइन कर चुके हैं। इसको आप ज्वाइन कीजिए, जैसे कैसे भी आप ज्वाइन करते हैं, इसके आप सब्सक्राइबर बनते हैं, इसके आप फ्री मेंबर बनते हैं, इसको ज्वाइन करें ताकि हम यहाँ से बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यूट्यूब के ऊपर डिस्कस नहीं भी हो सकती वो वहाँ से डिस्कस होंगी इंशाल्लाह। अब इतना ही, मैंने बड़ा एक्सप्लेन किया आपको चीज़ों का। आई लुक फॉरवर्ड टू योर फीडबैक ऑन दैट। अब इतना ही।